नमस्कार दोस्तों। तो रॉक इंजीनियरिंग की क्लास में आज हम यूनिट 1 शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम कल क्या पढ़ा था उसके बारे में कुछ रिकैप कर लेते हैं। तो कल हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। सिलेबस में हमने रॉक की क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, उसके लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसके फील्ड टेस्ट कौन से होते हैं, यूसीएस अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, फील्ड टेस्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने उसकी बेयरिंग कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ा था, मतलब उसके जब बारे में हल्की फुल्की जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हमने रॉक्स क्या होता है, उसके जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, थोड़ा मोटा मतलब क्या होती है रॉक मैकेनिक्स के बारे में समझा था। आज से हमारी यूनिट 1 शुरू हो रही है। इसमें हम प्रॉपर वे में क्लास को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले रॉक क्या होता है। रॉक इज द हार्ड कॉम्पैक्ट नेचुरली अकरिंग अर्थ मटेरियल कंपोज्ड ऑफ मेनी मिनरल्स। हमने कल पढ़ा था कि रॉक इज अ कंपोजिशन ऑफ व्हाट, मिनरल्स। मिनरल्स जैसे माइका, एस्बेस्टोस, फेल्डस्पार, कुछ भी हो गया। इनके प्रोपोर्शंस में मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन से अलग अलग तरह की रॉक बनती है। तो रॉक कैसी होती है, हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है और नेचुरली अकरिंग होती है। नेचुरली अकरिंग मतलब ये बाय नेचर बनती है। सीमेंट कंक्रीट जो होता है उसे हम रॉक नहीं कह सकते, क्योंकि वो आर्टिफिशियल बना होता है, उसमें भी मिनरल्स होते हैं, केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। पर कंक्रीट रॉक नहीं कहलाती है, उसकी प्रॉपर्टी उससे बहुत अलग रहती है। रॉक्स distinguished from other essentially on the basis of their mineralogical compositions। हर रॉक की अलग अलग मिनरलोजिकल कंपोजिशंस होती है, उससे हम रॉक को अलग अलग डिवीजन में रखते हैं, है ना। तो जैसे रॉक्स के कंपोजिशन को देखें तो रॉक में एक मिनरल्स हो गए, मिनरल ग्रेन्स हो गए, और उनको जोड़ने के लिए एक ग्लू मटेरियल होता है। तो मिनरल ग्रेन्स कैसे हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, पोरी क्रिस्टलाइन हो सकते हैं और एमोर्फस हो सकते हैं। ओके। ग्लू में हम फेर फेरेनियस मटेरियल हो सकता है, कैल्केरियस मटेरियल हो सकता है, सिलिशियस मटेरियल हो सकता है और आर्जिलिशियस मटेरियल हो सकता है। तो वो क्या करता है, ये ग्लू इन क्रिस्टल्स को आपस में, अरेंज्ड क्रिस्टल्स को आपस में जोड़ के रखता है ना। तो उससे इनकी बॉन्डिंग डेवलप होती है। ये बॉन्डिंग मैकेनिकल भी हो सकती है, एटॉमिक भी हो सकती है और मॉलिक्यूलर भी हो सकती है। तो इससे ये मिनरल ग्रेन्स जब इस ग्लू से जुड़े हुए होते हैं तो ये एक इंटरफेस में बॉन्डिंग डेवलप करते हैं, और इस पूरे के पूरे सिस्टम्स को हम रॉक कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रॉक। तो रॉक को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ हार्ड कॉम्पैक्ट नेचुरली अकरिंग अर्थ मटेरियल विच कंपोज्ड ऑफ मैनी मिनरल्स। एंड इसमें जो होता है रॉक में एक मिनरल ग्रेन्स होते हैं और उसको जोड़ने के लिए ग्लू मटेरियल होता है ना। और रॉक कैसी होती है, ये हेट्रोजीनस होती है और एनाइसोट्रोपिक होती है। हेट्रोजीनस मतलब रॉक की प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी करती जाती है ना। होमोजीनस नहीं है, मतलब वेरी करती जाती है। एनाइसोट्रोपिक मतलब सारे डायरेक्शन में उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो कंपोजिशंस है, वो वेरी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के मतलब हेट्रोजीनस एनाइसोट्रोपिक रॉक को हम, मटेरियल को जो कि ग्रेनुलर और उसमें ग्लू मटेरियल होता है, इस पूरे कॉम्पैक्ट सिस्टम को ही हम रॉक कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रॉक। फिर हम देखते हैं कि रॉक इंजीनियरिंग क्या होता है। हमने कल डिस्कस किया था कि रॉक इंजीनियरिंग जो होता है वो इंजीनियरिंग जियोलॉजी और रॉक मैकेनिक्स से मिलकर बना होता है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी क्या होता है कि जियोलॉजिकल फंडामेंटल्स जो होते हैं उसको हम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में लाते हैं। जियोलॉजिकल फंडामेंटल्स क्या हो गए कि जियोलॉजिक फंडामेंटल्स, जियोलॉजिक प्रिंसिपल्स वो होते हैं कि जिससे हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो कैसे बना है, उसके बनने की जो पैटर्न्स हैं वो कैसे हैं। अर्थ के क्रस्ट में जो फोल्ड्स आते हैं, फॉल्ट्स एंड फोल्ड्स आते हैं, उसमें जो वेदरिंग एंड इरोजन एक्टिविटी होती है, रॉक फॉर्मेशन होता है ना। उस फॉर्मेशन के कारण उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है। तो इन फंडामेंटल्स को हम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में कैसे यूज ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए किसी भी रॉक फॉर्मेशंस में, जैसे कि लेयर्ड फॉर्म में रॉक फॉर्मेशन हुई,
उसके एक पर्टिकुलर डीप एंगल्स होंगे, मतलब वो रॉक कुछ इस तरह से इंक्लाइंड रहेगी, है ना। सारे के सारे उसके प्लेन जो है वो सरफेस से इस तरह से डीप में जाएंगे, मतलब इस एंगल पे इंक्लाइंड है। अब हमारा इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के कारण, और यहाँ पे कोई वीक स्ट्रेटा आ गया रॉक का, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा है, तो इसका जो फोर्स लगेगा इसके कारण क्या है कि इसके ऊपर एक स्लाइडिंग फोर्स लगेगा। तो जब स्लाइडिंग फोर्स और इस वीक स्ट्रेटा के बीच में हम रेजिस्टेंस निकालते हैं ताकि कितना इस स्ट्रक्चर के लोड को रेजिस्ट कर सकता है, तो ये हमारी इसके लिए इस प्रिंसिपल, इस इंक्लिनेशन या इस प्रिंसिपल्स को जानने के बाद उसकी एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर क्या है कि रॉक मैकेनिक्स क्या होता है, तो रॉक मैकेनिक्स में मतलब क्या करते हैं कि रॉक के ऊपर डिस्टरबेंस लगाते हैं। डिस्टरबेंस मतलब फोर्स एप्लीकेशंस होते हैं। उस डिस्टरबेंस के कारण जब उसमें कोई डिफॉर्मेशंस और चेंजेस आते हैं, स्लाइड्स हो सकता है, एक्सपांशन हो सकता है, बल जा सकता है, उन सारी डिफॉर्मेशंस हो गए हैं, उन सबको स्टडी किया जाता है उस अप्लाइड डिस्टरबेंस के कारण। तो उसी को हम रॉक मैकेनिक्स कहते हैं। रॉक मैकेनिक्स को समझने के लिए हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ा है। सॉलिड मैकेनिक्स का कंसेप्ट क्या है, किसी भी स्पेसिमन पे लोड लगाने के कारण उसके डिफॉर्मेशंस क्या आते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि एक बीम ली, बीम के ऊपर लोड लगाया तो उसका मूवमेंट, मोमेंट का डायग्राम क्या आया, मोमेंट के डायग्राम से उसके एक पर्टिकुलर सेक्शंस पे शियर फोर्स कितना है और रोटेशंस कितना है, ये हम निकालते हैं। उसी तरह से रॉक मैकेनिक्स में रॉक स्पेसिमन हो जाएगा, उसके ऊपर हम डिस्टर्बेंस मतलब अप्लाइड स्ट्रेसेस के कारण क्या स्ट्रेन्स डेवलप होती है, क्या डिफॉर्मेशंस आते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो रॉक इंजीनियरिंग एक ब्रॉडन सब्जेक्ट है जिसमें हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी के कंसेप्ट को और रॉक मैकेनिक्स के कंसेप्ट को आपस में यूज़ करके इसको पढ़ते हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी, इट डील्स विद द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ बेसिक principles and informations available in the subject of engineering geology and rock mechanics in an economic way। ठीक है, तो रॉक क्या होता है वो हमने देख लिया, रॉक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है वो हमने देख लिया। तो रॉक मास एक टर्मिनोलॉजी आपके थ्रू आउट द सिलेबस चलेगी। तो रॉक मास क्या होता है? रॉक मास वो होता है कि जब आपने एक पत्थर लिया और एक पहाड़ लिया, तो पहाड़ एक रॉक मास हो जाएगा और पत्थर एक रॉक हो जाएगी। ठीक है ना, ये मतलब आप एक कंसेप्ट के वे में समझ सकते हैं। तो रॉक मास में क्या होता है कि बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, डिसकंटिन्यूटीज होती है, फिशर्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं। इन सब चीज़ों को कंसीडर करके जब हम पूरे रॉक मास की या मतलब पूरे मतलब रॉक की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इस पूरे को अपन रॉक मास कहते हैं। ठीक है ना, तो यही रॉक और रॉक मास के बीच में डिफरेंस हो जाएगा कि रॉक जो होती है वो क्या होता है कि क्रिस्टलाइन ग्रेन्स, नॉन क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन या एमोर्फस ग्रेन के बीच में जब ग्लू मटेरियल ऐड करके हम एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं तो उसको हम रॉक कह देते हैं। लेकिन रॉक मास में क्या है कि इन ग्रेन्स के आपस में जुड़ने के बाद भी एक फिशर जोन्स, क्रैक जोन्स, फ्रैक्चर जोन्स होते हैं। इन सारे क्रैक्स को कंसीडर जब किया जाता है तो उस पूरे फ्रेमवर्क को, हम फ्रेम को क्या बोलेंगे, रॉक मास कह देंगे। ओके, तो रॉक मास इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस क्रैक्स, फॉल्ट्स, डिसकंटिन्यूटीज। देन रॉक मास विद प्रेजेंस ऑफ वेरियस डिसकंटिन्यूटीज, कौन कौन से हो सकता है ये हमने बताया है। ठीक है ना, उसके बाद मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ रॉक एंड रॉक मास आर एंटायरली डिफरेंट देन दैट ऑफ सॉइल एंड कॉन्क्रीट। हम कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट क्या है कि एक तो रॉक नहीं है, रॉक हमारी नेचुरली ऑब्टेन होती है, कंक्रीट हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, है ना। दूसरा क्या है कि रॉक्स में क्रैक्स होना, होंगे ही होंगे, और कंक्रीट में क्रैक्स नहीं होते हैं। वो डेवलप होते हैं स्ट्रेसेस के कारण, वो बात अलग है। बाकी वो एक होमोजेनियस मटेरियल होता है। ये कैसा होता है, इनहोमोजेनियस होता है। उसके बाद सोइल क्या होती है, सोइल में सारे के सारे ग्रेन्स अलग अलग रहते हैं, इनके बीच में कोई भी जॉइंट्स और ग्लू नहीं रहता है, बल्कि रॉक्स में रहता है। सॉइल्स में बियरिंग कैपेसिटी कम होती है पर रॉक्स में ज़्यादा रहती है। ये सारी चीज़ें होती है जिसके कारण हम रॉक को सॉइल और कंक्रीट से अलग स्टडी करते हैं। ओके, फिर हम चेक करेंगे, देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ रॉक इंजीनियरिंग।
रॉक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस क्या है? रॉक इंजीनियरिंग क्या होता है? रॉक क्या है? किसी भी स्ट्रक्चर का फाउंडिंग एलिमेंट होता है। फाउंडिंग एलिमेंट मतलब स्ट्रक्चर का जो बेस एलिमेंट होता है। जनरली अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि सोइल फाउंडिंग एलिमेंट है, जिसमें सारा का सारा लोड आता है और फिर वो अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर जैसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हो जाते हैं, जैसे डैम्स हो गया, टनल्स हो गया, तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर जो बना होता है और जिस पे टिका होता है, वो कौन सी होती है? फाउंडिंग एलिमेंट रॉक होता है। तो रॉक की एप्लीकेशंस हम देखेंगे। रॉक की एप्लीकेशंस के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि डैम कंस्ट्रक्शन में टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द रॉक फाउंडेशन, उसके लिए हम रॉक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जैसे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए इन हिमालय, ब्रिजेस हो गए, जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि इंडिया का हाईएस्ट, शायद दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज है चेनाब रिवर पे, जहाँ पे जो मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अब जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करती है रेलवे लाइन। तो वहाँ पे एक चेनाब ब्रिज बना है, जो कि स्टील स्ट्रक्चर है, ओवर हैंगिंग। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक, उसका जो फाउंडिंग एलिमेंट है वो पूरा का पूरा क्या है? रॉक है। उसके बाद कोंकण रेलवे मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था, जिसको आपने सुना होगा कि मेट्रो मैन MS स्वामीनाथन ने पूरा किया था। तो उस कोंकण रेलवे का जो फाउंडिंग एलिमेंट होता है, जो बसाल्ट, रेलवे में रेलवे ट्रैक के नीचे बसाल्ट होता है, बलास्ट होता है, सॉरी। तो बलास्ट के नीचे जो फाउंडिंग एलिमेंट था वो क्या था? पूरी रेलवे लाइन में रॉक था, वेस्टर्न घाट्स में। उस रॉक पे उस रेलवे के जो वाइब्रेशंस होते हैं, इन सारी एप्लीकेशंस की स्टडी की थी, डायनामिक स्टडी की थी। तो वहाँ पे रॉक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन को हम समझ सकते हैं। सिंपली डैम्स में देखते हैं, तो डैम एक स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, उसके नीचे हमने फाउंडिंग एलिमेंट में एक रॉक को बताया है। उसमें ये जो जिग जैग लाइन है, ये शो करती है कि यहाँ पे क्रैक्स का पैटर्न क्या है। डैम पे जब वाटर का फोर्स लगता है, तो उसके कारण क्या है कि उसके टॉय पे हाई स्ट्रेसेस रहेंगे, कंप्रेसिव, एज कम्पेयर टू हिल। उस कंडीशंस में जो ये फ्रैक्चर जोन है, ये क्या शेयर आउट करेंगे कि नहीं करेंगे, इनकी हम स्टडी करेंगे। शेयर आउट मतलब वो उसके साथ ही, टॉय के साथ ही स्लाइड डाउन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कर जाते हैं तो हमें उस क्रैक्स को रिइंफोर्स करना पड़ेगा। रिइंफोर्स मतलब वहाँ पे हम रॉक बोल्ट्स प्रोवाइड कराएंगे। ये सब क्या चीज़ें होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके। फिर हमें लैंडस्लाइड हमेशा हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। तो लैंडस्लाइड क्या होती है कि रॉक की एक पर्टिकुलर एंगल पे ये, या फिर एक पर्टिकुलर डिप पे ये अरेंज रहते हैं, फोल्ड्स होते हैं, है ना? तो जैसे ये रॉक बनी है, तो रॉक इस तरह से, इस रॉक पे इस तरह से पर्टिकुलर एंगल पे, तो पूरी की पूरी रॉक एक होमोजीनियस तो होती नहीं है। तो क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग रॉक है, उसके बीच में एक सॉफ्ट रॉक आ जाती है, जो वाटर अब्जॉर्ब भी कर लेती है ज़्यादा। तो क्या होता है कि जब भी बारिश आती है, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो क्या है कि ये सॉफ्ट रॉक के थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं वो सीप आउट कर जाते हैं। उसके कारण क्या कि ऊपर की जो हार्ड स्ट्रेटा था रॉक का, वो भी क्या शियर्ड आउट हो सकता है। तो वो ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो सॉफ्ट रॉक होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे, कहाँ कहाँ पे सॉफ्ट रॉक आ सकती है। तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे कि ये दे रखा है, जैसे कि कोई पहाड़ का स्लोप है ना? उसमें ये बीच में दे रखी है कि यहाँ पे ये जैसे कि स्लाइड का एरो बना रखा है, वो क्या है कि एक सॉफ्ट रॉक है। तो हम यहाँ पे ड्रिल करेंगे, ड्रिल में पता चलेगा कि इतनी डेप्थ तक हमारी जो रॉक है वो सॉफ्ट है। अगर बारिश हुई या फिर ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वॉश आउट हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या है कि उसके ऊपर बनाया हुआ सारा का सारा स्ट्रक्चर भी ढह सकता है। तो इसके लिए हमें इस सॉफ्ट रॉक को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर ऐसा है तो उसको ठीक करना होगा। ठीक करने के लिए हम वहाँ पे पाइल्स देंगे, पाइल फाउंडेशन देंगे, या कुछ भी स्ट्रक्चरली अपन इसको मजबूत करेंगे। उसके बारे में हमें रॉक की स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। सॉफ्ट रॉक है तो भी ठीक है, पर हमारी आवश्यकता को ये पूरा करता है कि नहीं करता है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट को ये पूरा नहीं करता है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके। फिर अगली एप्लीकेशन इसकी क्या हो जाएगी? ब्रिजेज में।
ब्रिजेस के जो फाउंडेशंस होते हैं या पाइल्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, अबटमेंट्स होते हैं, उसका जो फाउंडिंग एलिमेंट होता है, अगर वो रॉक हो तो रॉक की जो डिसकंटिन्यूटी का ओरिएंटेशन क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा कि वो कितना लोड बियर कर सके, है ना। तो वो उसके ओरिएंटेशंस क्या है, किस ओरिएंटेशंस पे हमें ब्रिज या फिर पाइल्स या उसके फाउंडेशंस को रखना है, उसके बारे में हम इसकी स्टडी करेंगे। इन ब्रिजेस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडिंग रॉक मस बिलो द अबटमेंट्स एंड पियर्स आर स्टडीड। ठीक है ना। यहाँ पे हम रॉक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस को देखते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है टनलिंग में। टनलिंग एक तो सॉइल मास में होती है, और एक बहुत नीचे जाएंगे तो रॉक मास में टनलिंग होती है ना। तो टनलिंग में क्या होगा कि टनल बोरिंग मशीन जब प्रोसीड करती है आगे, तो उसके सराउंडिंग रॉक मास को हम क्या करते हैं, होल आउट कर देते हैं, मतलब खाली कर देते हैं। उसके पेरिफेरल पे क्या है कि स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण हमें स्टडी करनी है कि इस रॉक की इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना ज़्यादा एरिया टनल आउट, मतलब हम उसको मतलब खाली कर सकते हैं, एक्सकेवेट कर सकते हैं क्या। अगर नहीं कर सकते तो हमें शॉर्टक्रीट या रॉक बोर्ड से उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके लिए हमने ऑस्ट्रियन मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट में है ना। तो ये एप्लीकेशंस हो गई टनलिंग की, है ना। टनलिंग में जैसे इस एरिया को एक्सकेवेट किया, तो यहाँ पे एक ये वेज बन गया। उसके बाद ये यहाँ से लेके ये फोल्ड जोन हो गया। इस फोल्ड जोन में क्या ये मतलब सेटल डाउन करेगा कि नहीं करेगा, स्पॉलिंग होगी कि नहीं होगी, ये सारी स्टडी की जाएगी। अगर होता है तो यहाँ पे इसकी पेरिफेरल पे हम रीइंफोर्स करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। उसके बाद इसकी अगली एप्लीकेशन है न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो हाईली थर्मल होता है। थर्मल मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर, और दूसरा क्या है कि ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूटेड होता है या हानिकारक होता है। तो हम इस वेस्ट को डीप जियोलॉजी में डिपॉजिट करते हैं, ताकि वो अंदर ही अंदर उसके हाफ लाइफ को अचीव करे और उसकी रेडियो एक्टिविटी कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो डीप जियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो अनडिस्टर्ब हो, फ्यूचर में उसको डिस्टर्ब ना कर सके। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग रॉक मास को देखते हैं, उसमें मतलब लगभग 1000 मीटर की डेप्थ पे एक टनल मतलब एक्सकेवेट की जाती है। उस टनल के पेरिफेरल पे हम क्या करते हैं कि ड्रिल्स करके उस वेस्ट को वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। वेस्ट को डिपॉजिट करने के बाद उस रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक इसलिए चेंज होगी? पहली बात तो इस जो हमने वेस्ट इसके अंदर डिपॉजिट किया है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो उससे क्या है कि आसपास की जो सराउंडिंग रॉक है वो पिघल सकती है, या फिर उसके टेम्परेचर में थर्मल एक्सपांशन हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो हमने जिस एरिया या एनवायरनमेंट में उस वेस्ट को रखा है, वो क्रैक्स के कारण क्या है कि वो उसके आसपास की सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा। अगर ऐसा कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड हो सकता है। ऐसा ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके रॉक मास की स्टडी करेंगे कि ये कितने थर्मल स्ट्रेसेस को बियर कर सकता है। उसके साथ ही उतने डेप्थ पे जब हमने एक्सकेवेट किया है तो मैकेनिकल स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे। थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के साथ में कपलिंग करके हम चेक करेंगे कि रॉक मास वास्तव में इतने लोड को बियर करने के लिए कैपेबल है कि नहीं, है ना। तो इन सारी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं, जो कि एक रॉक इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। ये कुछ है कि इसकी एप्लीकेशंस हो गई, है ना, रॉक इंजीनियरिंग की, जो हमने अभी डिस्कस की। उसके बाद रॉक इंजीनियरिंग कोई मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं है। रॉक इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ मॉडर्न सब्जेक्ट, इट हैज़ बीन सिंस एंशियंट टाइम। हमने देखा होगा कि इंडिया में एलोरा केव्स हो गई, अजंता केव्स हो गई, है ना। वो केव्स क्या है, रॉक में ही एक एक्सकेवेशन है। उनको वहाँ पे पता होना चाहिए कि रॉक को कितना एक्सकेवेट कर सकते हैं, इस रॉक की स्ट्रेंथ कितनी है ना। ये कौन सी रॉक है,
इसके बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जिसके बारे में हमारे पास रिकॉर्डेड डाटा नहीं है। तो मतलब ये कोई मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं है, ये कह सकते हैं। ये जैसे कि एग्जाम्पल हो गई, ये अजंता केव हो गया, ये बृहदेश्वरा टेम्पल हो गया। बृहदेश्वरा टेम्पल का पूरा फाउंडिंग एलिमेंट है वो रॉक मास है। इस पूरे स्ट्रक्चर का टन्स ऑफ वेट है जो इसको बियर कर रहा है, जो उसका फाउंडेशन एलिमेंट रॉक जो है वो बियर कर रहा है। ये टेम्पल है, ये रोमन्स का ऑडिटोरियम है। तो ये सारे रॉक की ही एप्लीकेशंस है, रॉक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है जो एंशियंट टाइम में थी। तो ये इस क्लास का एंड है। मतलब इस क्लास में हमने पढ़ा कि रॉक क्या होता है, रॉक मास क्या होता है, रॉक मास के बाद रॉक और रॉक मास में फ़र्क क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में हमने स्टडी की। अगली क्लास में हम रॉक इंजीनियरिंग में रॉक के क्लासिफिकेशंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन जैसे कि RQD, RSR, RMR, क्यू क्लासिफिकेशंस, ऑस्ट्रियन क्लासिफिकेशंस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।